नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुमन चौधरी और आज हम थर्ड सेमेस्टर बीए राजस्थान यूनिवर्सिटी के थर्ड सेमेस्टर के हिंदी साहित्य विषय के महत्वपूर्ण अति लघुत्रात्मक प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। और इससे पहले आप सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और वीडियो को पूरा देखेंगे। तो हमारा जो पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है प्रथम यूनिट से संबंधित, और प्रथम यूनिट में हमारे रीतिकाल है। तो पहला प्रश्न है हमारा, रीतिकाल का समय बताइए। या आ सकता है रीतिकाल का काल विभाजन कीजिए, या रीतिकाल का की समय सीमा है कब से कब तक मानी गई है। किसी भी प्रकार से आपसे प्रश्न की लैंग्वेज चेंज करके कैसे भी आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है, उत्तर सेम रहेगा। तो क्या हो जाएगी समय सीमा? तो भक्तिकाल के बाद का समय रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। तो जो तीसरा काल खंड है, पहला काल है आदिकाल, और आदिकाल की समय सीमा कितनी बताई गई है? 1050 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत तक। और दूसरा जो काल खंड है हिंदी साहित्य का वो है भक्तिकाल, और भक्तिकाल की जो समय सीमा है वो कितनी है? वो है 1375 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत, ये है। और जो तीसरा खंड है हिंदी साहित्य के इतिहास का वो रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। और रीतिकाल का जो समय सीमा है, रीतिकाल का जो समय है वो है विक्रम संवत 1700 से 1900 विक्रम संवत तक माना गया है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है हमारे सामने, रीतिकाल के अन्य नामकरण बताइए। या पूछे जा सकता है रीतिकाल को अन्य किन नामों से जाना जाता है, तब भी उत्तर सेम ही रहेगा। तो रीतिकाल के अन्य नाम क्या क्या है और किन विद्वानों ने दिए हैं, तो ये इनसे संबंधित सवाल भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो रीतिकाल को कलाकाल, श्रृंगार काल, अलंकार काल या पूर्व मध्यकाल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो पूर्व मध्यकाल और ऐड कर लेंगे इसमें। कलाकाल है वो किसने कहा है? तो वो कहा है रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। श्रृंगार काल है वो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। और अलंकार काल है ये मिश्र बंधुओं ने इसको नाम दिया है। और पूर्व मध्यकाल या कहे रीतिकाल नाम है वो दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे क्योंकि ऐसा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है। फिर तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारे सामने, रीतिकाल को कलाकाल व अलंकार काल किसने कहा? तो ये अलग अलग पूछे जा सकते हैं, यहाँ एक ही प्रश्न में दोनों को ऐड कर लिया गया है। तो कलाकाल किसने कहा है? तो रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है। ठीक है। और अलंकार काल किसने कहा है? ये कहा है मिश्र बंधुओं ने। तो मिश्र बंधुओं ने अलंकार काल नाम क्यों दिया रीतिकाल को? क्योंकि रीतिकाल में अलंकारों पर सर्वाधिक लक्षण ग्रंथ है वो लिखे गए थे। इस कारण से इन्होंने मिश्र बंधुओं ने अपना जो इतिहास ग्रंथ है जो 1913 में इन्होंने लिखा था, मिश्र बंधु विनोद नाम से, उसमें इन्होंने रीतिकाल को अलंकार काल नाम से संबोधित किया है। और डॉक्टर रसाल ने इसको कलाकाल नाम दिया क्योंकि इस काल में, रीतिकाल में कला पक्ष पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया था। इसका जो मूल था, आत्मा थी रीतिकाल की, वो कला पक्ष था, शिल्पगत सौंदर्य था। इस कारण से इन्होंने कलाकाल नाम दिया है। अगला जो प्रश्न है हमारे सामने वो है, काल विभाजन की दृष्टि से रीतिकाल को कौन सा नाम दिया गया है? ठीक है। काल विभाजन की दृष्टि से पूछ रहा है, तो काल विभाजन की दृष्टि से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दोहरा नामकरण किया है अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में लिखा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से 1929 में, और उसमें इन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया। पहला आदिकाल, जिसको इन्होंने वीरगाथा काल नाम दिया था। तो आदिकाल और वीरगाथा काल 2 नाम उन्होंने दे दिए। फिर था दूसरा काल था दूसरा जो काल था वो था भक्तिकाल, और भक्तिकाल को इन्होंने पूर्व मध्यकाल नाम दिया।
पूर्व मध्यकाल और भक्तिकाल दो नाम दिए, और रीतिकाल है उसको इन्होंने उत्तर मध्यकाल या कहे रीतिकाल नाम दिया, और जो आदिकाल है उसको आदिकाल या गद्यकाल, इस प्रकार से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दोहरा नामकरण किया था। तो मैंने पूर्व मध्यकाल बोल दिया, वो गलती से उत्तर मध्यकाल हो जाएगा। रीतिकाल को क्या नाम दिया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने? उत्तर मध्यकाल नाम दिया था। पूर्व मध्यकाल है वो भक्तिकाल को दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर काल विभाजन की दृष्टि से पूछ रहा है, तो काल विभाजन की दृष्टि से कौन सा हो जाएगा? उत्तर मध्यकाल नाम हो जाएगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न है महत्वपूर्ण, वो है रीतिकाल को कितनी धाराओं में बांटा गया है। तो रीतिकाल को कितनी धाराओं में बांटा गया है, किसने बांटा है, कौन कौन सी धाराएं हैं, और किस पर उनके क्या क्या लक्षण हैं, क्यों कहते हैं उनको, उनके कवि कौन से, बहुत सारे प्रश्न हमारे सामने हमारे दिमाग में आते हैं और उन सभी के उत्तर हमारे पास होने चाहिए। तो आज हम उन्हीं प्रश्नों के उत्तर है वो अपनी क्लास में लेंगे। तो रीतिकाल को कितनी धाराओं में बांटा गया? तो रीतिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल है वो रीतिकाल का विभाजन नहीं कर पाए, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का विभाजन नहीं किया है, केवल उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास का विभाजन किया है, न कि रीतिकाल का। रीतिकाल का विभाजन फिर किसने किया? तो वो किया है पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल का विभाजन किया है, और कितने भागों में विभाजित किया है? 3 भागों में विभाजित किया है। और 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला रीतिबद्ध काव्यधारा या रीतिबद्ध रीतिकाल, और दूसरा है रीतिसिद्ध रीतिकाल या रीतिसिद्ध काव्यधारा, और तीसरा है रीतिमुक्त काव्यधारा या रीतिमुक्त रीतिकाल। ठीक है, तो इस प्रकार से इन्होंने उन प्रवृत्तियों को आधार मानकर, काव्य की जो प्रवृत्तियाँ थी, जो विशेषताएं थी, उनको आधार मानकर इन्होंने रीतिकाल का 3 भागों में वर्गीकरण किया, 3 धाराओं में विभक्त किया, और वो 3 धाराएं हैं रीतिबद्ध काव्यधारा, रीतिसिद्ध काव्यधारा और रीतिमुक्त काव्यधारा। ठीक है, तो अब इन तीनों के वो भी देखेंगे हम क्या अलग अलग क्या क्या विशेषताएं इनकी। तो रीतिबद्ध काव्यधारा है, इसमें एक कवि है, जो कवि थे वो आचार्य थे, वो कवि के साथ साथ आचार्य भी थे, और उन्होंने अपना पांडित्य प्रदर्शन करने के लिए, अपना आचार्यत्व प्रदर्शित करने के लिए संस्कृत के सम्मान या संस्कृत के समकक्ष उन्होंने भी ब्रज भाषा में लक्षण ग्रंथों की रचना की। लक्षण ग्रंथ या कहीं रीति निरूपण किया, रीति परंपरा का निर्वाहन है जो संस्कृत साहित्य में चली आ रही थी, उसका हिंदी में भी उन्होंने अनुसरण किया, तो वो रीतिबद्ध कवि कहलाए। तो इसके अंतर्गत जैसे आपके आलम है, आलम नहीं आएगा, जैसे ये है केशवदास है, चिंतामणि है, ठीक है, देव है, ये सारे के सारे जो रीतिबद्ध कवि है वो कहलाते हैं, क्योंकि इन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखे, काव्यांग निरूपण किया, यानी काव्य के जो अंग है, जैसे छंद है, रस है, अलंकार है, शब्द शक्ति है, इन पर काव्य गुण है, काव्य दोष है, तो इन पर इन्होंने इनके प्रत्येक अंग पर, काव्य के प्रत्येक अंग पर इन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखे, फिर उनके लक्षण लिखे, फिर उनके उदाहरण इन्होंने दिए। तो इस प्रकार की जो रीति थी, इस प्रकार जो शैली परंपरा इन्होंने काव्य में स्थापित की और उसका अनुसरण किया, वो कवि रीतिबद्ध कवि कहलाए। ठीक है, और जिन कवियों ने इस रीति परंपरा का अनुसरण नहीं किया, जिन्होंने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे और ना ही उनसे संबंधित उदाहरण दिए अपने काव्य में, बल्कि वो सहज रूप से लिखते जा रहे थे, और इस वातावरण की वजह से, क्योंकि रीतिकाल जैसा ही वातावरण फैला हुआ था, तो साहित्यिक वातावरण के प्रभाव की वजह से उनका जो साहित्य है उसमें अपने आप ही जो ये रीति के जो गुण है वो अपने आप ही आकर्षित हो गए। वे कवि है वो रीतिसिद्ध कवि कहलाए, जिनमें बिहारी है, बिहारी है, कवि वृंद है, कवि कृष्ण है, ठीक है,
रस निधि है, ये इसके महत्वपूर्ण कवि हो जाएंगे। फिर है रीति मुक्त। रीति मुक्त काव्य धारा के जो कवि है वो इस रीति परंपरा से, लक्षण ग्रंथों से, काव्यांग निरूपण से, इनसे बहुत दूर रहे और वो बिल्कुल स्वच्छंद रूप से अपने हृदय की जो पीड़ा थी, अपने हृदय की जो भाव अभिव्यक्ति थी, अपने हृदय की भाव अभिव्यक्ति अपने साहित्य में उन्होंने स्वतंत्र रूप से की, वे कहलाए हैं रीति मुक्त कवि। इसके अंतर्गत जो प्रेम की पीर को झेलने वाले जो कवि थे, जैसे घनानंद है, ठाकुर है, बोदा है, आलम है, ये कवि है वो रीति मुक्त कवि है। और इन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन की अभिव्यक्ति, व्यक्तिगत पीड़ा की अभिव्यक्ति अपने साहित्य में की है। और बाकी जो रीतिबद्ध है और रीतिसिद्ध है वो किसी आश्रयदाता राजा या सामंत के आश्रय में रहकर उन्होंने साहित्य लिखा। फिर है अगला प्रश्न है हमारे सामने, रीतिबद्ध काव्य की विशेषताएं बताइए। तो रीतिबद्ध कवियों ने रीति से बंधकर काव्य रचना की है और लक्षण ग्रंथों की रचना करते हुए नायक नायिका भेद, अलंकार निरूपण, काव्यांग भेद आदि की विशेषताओं के आधार पर काव्य रचनाएं की है। मैं बिल्कुल ऊपर आपको ये सारी चीज़ें समझा चुकी हूँ, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से आप कर सकेंगे इनको। रीतिबद्ध कवियों के नाम बताइए। तो बिल्कुल अभी मैंने बताया, चिंतामणि, देव, केशव, पद्माकर, मतिराम भूषण, जसवंत सिंह वृंद। ये जसवंत सिंह जोधपुर वाले जसवंत सिंह है, महाराजा जसवंत सिंह। और इन्होंने भाषा भूषण नाम से एक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है, भाषा भूषण, इस नाम से इन्होंने एक ग्रंथ भूषण का नाम से लिखा है, जिसमें 206 छंद है। और ये जीके का प्रश्न भी है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इनका जो ग्रंथ का नाम पूछा गया है भाषा भूषण, और ये लक्षण ग्रंथ है इनका। फिर है रीतिसिद्ध कवियों से क्या आशय है बताइए। तो जिन कवियों ने अपने काव्य में लक्षण ग्रंथों व रीति परंपराओं से संबंधित उदाहरण देकर काव्य का निरूपण नहीं किया, परंतु तत्कालीन साहित्यिक वातावरण के कारण रीति के लक्षण स्वयं ही उनके काव्य में सिद्ध हो गए, वे रीति सिद्ध कवि कहलाए। ये मैं बिल्कुल ऊपर बता चुकी हूँ आपको। रीति सिद्ध कवियों के नाम बताइए, ये नाम भी मैं बता चुकी हूँ। तो क्या क्या हो जाएगा, बिहारी है, बिहारी प्रसिद्ध रीति सिद्ध कवि है वो रहे हैं, और एक ही रचना लिखी है इन्होंने, बिहारी सस्सी, और उसी के नाम से काफ़ी फेमस प्रसिद्ध हो गए हैं। दूसरा है बेनी वाजपेयी, कृष्ण कवि, रसनिधि, सेनापति कवि वृंद आदि। ठीक है, ये सारे रीति सिद्ध है। रीति मुक्त कवियों के नाम बताइए। रीति मुक्त कवियों के नाम मैं बता चुकी हूँ, घनानंद, आलम, बोदा, ठाकुर, द्विजदेव। ठीक है, ये रीति मुक्त कवि हो जाएंगे। फिर है रीति मुक्त काव्य धारा की विशेषताएं बताइए। बिल्कुल प्रेम की पीर के कवि है, इन्होंने बिल्कुल अपनी स्वच्छंद भाव व्यक्ति है, उस भाव व्यक्ति अपने साहित्य में प्रदर्शित की है। तो रीति मुक्त काव्य धारा के कवियों ने अपने स्वानुभूत प्रेम की स्वच्छंद अभिव्यक्ति की है। ये किसी काव्य शास्त्रीय परंपरा में व दरबार संस्कृति से नहीं बंधे, यानी ये काव्य शास्त्रीय जो परंपरा थी, काव्य शास्त्रीय परंपरा थी या रीति की जो परंपरा थी, उससे बंधकर नहीं रहे ये, और ना ही इन पर दरबारी संस्कृति का कोई दबाव रहा। ये बिल्कुल स्वच्छंद होकर, बिल्कुल स्वतंत्र होकर इन्होंने अपने खुद के व्यक्तिगत जीवन की जो प्रेम की जो पीड़ा थी उसकी अभिव्यक्ति अपने साहित्य में इन्होंने की है। प्रेम के पीर के कवि के नाम से ये जाने जाते हैं। फिर है रीतिकाल का सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है और क्यों। तो इसमें यह आपका अपने दृष्टिकोण का उत्तर होगा। इसमें आप चाहे तो बिहारी को मान सकते हो रीतिकाल का सर्वश्रेष्ठ कवि, या फिर आप घनानंद को मान सकते हो, क्योंकि ये दो ही रीतिकाल के प्रसिद्ध और सर्वश्रेष्ठ कवि रहे हैं। तो बिहारी को भी मान सकते हो और घनानंद को भी मान सकते हो। हम यहाँ बिहारी को मान रहे हैं। तो रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी माने जाते हैं। एकमात्र रचना बिहारी सस्से रचकर भी इन्होंने पाठकों के हृदय में जो अमिट स्थान बनाया है उन्हें सर्वश्रेष्ठ बनाता है। ठीक है, और घनानंद भी है। ठीक है, तो आप चीज़ को भी मान सकते हो, दोनों ही सही है। रीतिकालीन साहित्य की कोई 3 प्रमुख देन बताइए। तो रीतिकालीन साहित्य की जो देन है, साहित्य में क्या देन है इनकी, वो बतानी है। तो पहले देखेंगे हम, रीतिकालीन साहित्य ने रसिक मनोवृत्ति वाले लोगों का परिष्कार किया। इस काल की रीति मुक्त धारा ने लोगों के संवेदनाओं को झकझोरते हुए प्रेम की आकर्षक पीर एवं टीश का निरूपण किया। इन कवियों ने अनेक विषयों पर काव्य रचनाएं की है। तो ये इसकी देन हो जाएगी। फिर है
बिल्कुल ईजी सा है ये। रीतिकालीन साहित्य की 3 न्यूनताएं बताई। न्यूनताएं मतलब कमियां बतानी है हमें, ठीक है, क्या कमियां रही है इसमें। तो पहला हो जाएगा, रीतिकालीन साहित्य समाज को दिशा नहीं दे सका। ये सबसे बड़ी कमी है रीति साहित्य की, और इसी कारण से रीतिकाल है वो कम समय तक चला, ये बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं रह पाया। अधिकांश कवि आचार्य बनने की होड़ में प्रवृत्त रहे, ये भी रहा है। और श्रृंगार ही एकमात्र प्रमुख विषय रहा। तो इनका जो एकमात्र विषय है साहित्य का वो श्रृंगार ही रहा है। इसके अतिरिक्त इन्होंने और कहीं नहीं गए। ये केवल भूषण को छोड़ दे तो केवल भूषण ऐसे कवि है जो राष्ट्रीयता की ओर चले जाते हैं और बिल्कुल ओजमयी वीरतापूर्ण रचनाएं लिखते हैं। फिर है रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति एवं उसका कारण बताइए। तो रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति एवं उसका कारण क्या है वो हमें बताना। तो रीतिकालीन काव्य में श्रृंगारिकता प्रमुख प्रवृत्ति है, ठीक है, श्रृंगारिकता प्रमुख प्रवृत्ति है। और इसका कारण क्या है, क्योंकि दरबारी संस्कृति है। और जितने भी कवि है वो आश्रयदाता, अपने आश्रयदाताओं के अधीन रह रहे हैं। किसी न किसी राजा या सामंत के वे राजकवि हैं, और इस कारण से उन पर दबाव है, क्योंकि राजा महाराजाओं के मनोरंजन के लिए, उनके मन को बहलाने के लिए, उनको खुश करने के लिए इनको श्रृंगारिक रचनाएं हैं वो लिखना इनके लिए अनिवार्य हो गया था। और इस कारण से श्रृंगारिकता है वो इस काल की प्रमुख प्रवृत्ति रही है। तो दरबारी संस्कृति एवं तद्युगीन परिवेश उसका कारण माना जाता है, ठीक है। रीतिकालीन काव्य भाषा पर एक वाक्य लिखिए। रीतिकालीन काव्य भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा इम्पोर्टेंट है। पूरे के पूरे रीतिकाल की भाषा है, साहित्यिक भाषा है वो एकमात्र भाषा कौन सी है, ब्रज भाषा है, ठीक है। कि वो रीतिकाल का कोई भी कवि हो उसने ब्रज भाषा में ही अपनी रचनाएं लिखी है, अन्य भाषा की तरफ वो नहीं गया है। तो ब्रज भाषा है वो काफ़ी विकसित और फली फूली है इस काल में। फिर है रीतिकाल के प्रवर्तक कौन है और क्यों है। तो रीतिकाल के प्रवर्तक है वो कौन है, आचार्य केशवदास है। और केशवदास क्यों है, क्योंकि महाकवि के समर्थ रूप के कारण एवं रीतिकालीन काव्य प्रवृत्तियों के आधार पर सर्वप्रथम काव्य रचना के करने के कारण इन्हें रीतिकाल का प्रवर्तक कहा जाता है, ठीक है। तो ये सर्वसम्मति से है, सभी कवियों ने या कहे कि सभी जो समीक्षक है, आलोचक है, उन्होंने केशव को रीतिकाल का प्रवर्तक कवि माना है, ठीक है। बाकी जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रवर्तक कवि है वो केशव को नहीं माना है, उन्होंने चिंतामणि को माना है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे क्योंकि चिंतामणि है वो पहले कवि है हिंदी साहित्य के जिन्होंने सर्वप्रथम बार लक्षण काव्यांग निरूपण से संबंधित लक्षण ग्रंथ लिखे हैं। उनके उदाहरण भी लिखे, लक्षण ग्रंथ भी लिखे। इस कारण से चिंतामणि है वो हिंदी साहित्य के प्रथम रीतिकालीन कवि या रीतिकालीन प्रवर्तक कवि है वो माने जाने चाहिए थे। मगर चिंतामणि के बाद में बहुत समय गुजर जाता है और बीच में अन्य कवि आ जाते हैं, और उन बीच में जो कवि आते हैं वो रीति परंपरा का निर्वाह नहीं करते हैं। यानी कि सतत परंपरा है वो रीतिकालीन जो सतत परंपरा है रीति साहित्य की वो नहीं चल पाती है, वो केशव के बाद चलती है। केशव के बाद के सभी कवि हैं उन्होंने रीति निरूपण से संबंधित रचनाएं लिखी है। इस कारण से बीच में जो गैप आ गया, उस गैप की वजह से अन्य समीक्षकों ने चिंतामणि को हिंदी साहित्य के रीतिकाल का प्रवर्तक नहीं माना है, केशव को माना है, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को माना है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल देकर पूछता है तो चिंतामणि हो जाएगा, बाकी वैसे केशवदास होगा। फिर है केशव को कौन सी भाषा या भाषाओं का ज्ञान था, यानी आचार्य केशव को कौन कौन सी भाषाओं का ज्ञान था। तो आचार्य केशव है वो बहुभाषाविद थे, उन्हें संस्कृत, अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, बुंदेली आदि भाषाओं का ज्ञान था। अलंकारों के विषय में केशव का क्या कहना है। तो बिल्कुल आचार्य केशव है उन्होंने अलंकारों पर अधिक जोर दिया है, बहुत अधिक महत्व दिया है अलंकारों को, और उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि भूषण बिनु न विराज ही कविता वनिता अरु मीत। यानी कि भूषण यानी अलंकार के बिना ना तो कविता अच्छी बन सकती है, ना स्त्री है या जो नारी है वो सुंदर लग सकती है, ना मित्र है वो खुश रह सकता है। तो क्या केशव है, केशव अलंकारवादी कवि है। अलंकारों के विषय में उनका प्रस्तुत मत उल्लेखनीय है। उन्होंने अपनी कविताओं में कहा है कि भूषण बिनु न विराज ही कविता वनिता मीत, ठीक है, वही बात है, मैं बता चुकी हूँ आपको।
केशव किन किन राजाओं के दरबार में रहे? तो आचार्य केशव है वो ओरछा के महाराजा राम शाह के छोटे भाई इंद्रजीत सिंह के राजाश्रय प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त वे रतन सेन, अमर सिंह व चंद्रसेन आदि राजाओं से भी केशव को सम्मान मिला। ठीक है, बाकी वो किसके रहे राजाश्रय कवि? वो इंद्र सिंह के रहे हैं। केशवदास की रचनाओं के नाम बताइए। बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है। केशवदास की रचनाओं से एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है। तो कौन कौन सी रचनाएं इनकी? राम अलंकृत मंजरी, जहांगीर जस चंद्रिका, वीर सिंह देवचरित, रतन बावनी, रसिकप्रिया, कविप्रिया, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, नक्शिक और छंद शास्त्र। तो इनमें आपको एक तो जहांगीर जस चंद्रिका, वीर सिंह देवचरित, रतन बावनी, रसिकप्रिया, कविप्रिया, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, नक्शिक और छंद शास्त्र ये याद रखने हैं। ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार कंपटीशन एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं। तो सारी रचनाएं इम्पोर्टेंट है, सभी के नाम हैं वो इजी वे में आपको याद भी हो जाएंगे, कर लेना आप इनको। फिर है अगला, ये रामचंद्रिका है। रामचंद्रिका राम कथा पर आधारित है और रामचंद्रिका को छंदों का अजायब कर कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और केशव है, केशव को कठिन काव्य का प्रेत भी कहा गया है। तो अगला जो प्रश्न है वो है रामचंद्रिका महाकाव्य की कोई दो प्रमुख विशेषताएं बताइए। क्योंकि आपके सिलेबस में रामचंद्रिका का जो अंगद रावण संवाद है वो प्रसंग है, इस कारण से रामचंद्रिका इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो रामचंद्रिका महाकाव्य की कोई दो प्रमुख विशेषताएं बताएं। तो विशेषताओं में हम लिखेंगे रामचंद्रिका को छंदों का अजायब कर कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि रामचंद्रिका में बहुत अधिक अलग अलग छंदों का प्रयोग है वो किया गया है, इसलिए इसको अजायब कर कहा गया छंदों का। फिर संवाद योजना की दृष्टि से रामचंद्रिका अत्यंत सफल रचना है। तो हिंदी साहित्य की संवाद योजना की दृष्टि से अगर सर्वश्रेष्ठ रचना कोई है तो वो कौन सी है? रामचंद्रिका ही है। क्योंकि रामचंद्रिका की जो संवाद योजना है वो उत्कृष्ट कोटि की है और इसकी प्रशंसा तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी की है। फिर अगला है कांख चापी तुम्हें जो सागर साथ नहा बखानिए। इस पंक्ति का अर्थ बताइए। तो बिल्कुल ये जो हनुमान जी हैं, सॉरी ये जो जो अंगद है उनका कथन है। ये रावण अंगद संवाद से लिया गया है। तो अंगद रावण संवाद के अंतर्गत प्रस्तुत पंक्तियों में अंगद रावण से कहता है कि तुम बाली को नहीं जानते, यह वही बाली है जिसने तुम्हें 7 बार कांख में दबाकर सागर में नहलाया था। यानी कि जो बाली ने रावण है उसको अपने बगल में दबाकर जो 7 समुद्र है उनमें नहलवाया था। तो ये इसका अर्थ हो जाएगा। फिर है बिहारी के काव्य में निरूपित प्रमुख विषय बताइए। तो बिहारी के काव्य में प्रयुक्त 3 प्रमुख विषय इस प्रकार है: श्रृंगार, भक्ति और नीति। और जो बिहारी का काव्य है उसके लिए कहा भी गया है कि बिहारी के काव्य में भक्ति, नीति और श्रृंगार की त्रिवेणी बहती है। तो त्रिवेणी किसकी बहेगी? श्रृंगार, भक्ति और नीति। यानी इनके साहित्य में इनका केवल एकमात्र रचना है बिहारी सस्सी, और उसमें जो दोहा छंद है उसमें लिखी गई है और उसमें 713 दोहे हैं। तो 713 दोहों की एक रचना है बिहारी सस्सी। और इस रचना में ये मुक्तक छंद में या मुक्तक छंद शैली में, ये मुक्तक शैली में लिखी गई है। और इसमें श्रृंगार संबंधित दोहे भी मिलते हैं, भक्ति संबंधित दोहे भी मिलते हैं और नीति से संबंधित भी मिलते हैं। इस कारण से इसको श्रृंगार, भक्ति और नीति की त्रिवेणी कहा गया है बिहारी सस्सी को। फिर है बिहारी सस्सी की 3 प्रमुख विशेषता बताइए। तो 3 विशेषताएं हमें बतानी है। तो पहली हो जाएगी बिहारी सस्सी में भक्ति, नीति, श्रृंगार की त्रिवेणी प्रवाहित हुई है। बिल्कुल वही बात हो गई। महाकवि बिहारी ने अपनी सस्सी में गागर में सागर भरा है। यानी कि संक्षिप्त या छोटे छोटे दोहों में उन्होंने इतना सार समेटा है, इतना अर्थ ग्रहण किया है कि उन्होंने गागर में सागर भरने का कार्य किया है।
फिर है बिहारी सत्सई में निरूपित विविध विषयों के आधार पर बिहारी को बहुज्ञ कवि कहा गया। बिल्कुल बहुज्ञ कवि कहा गया है क्योंकि इन्होंने अपने साहित्य में अपनी बिहारी सत्सई के दोहों में इन्होंने ज्योतिष शास्त्र से संबंधित, गणित शास्त्र से संबंधित, गणित से संबंधित, आयुर्वेद से संबंधित, शकुन शास्त्र से संबंधित, बहुत सारे चिकित्सा शास्त्र से संबंधित जो जानकारियाँ हैं वो हमें प्रदान की है। और नीति, भक्ति और जो श्रृंगार है उसका वर्णन तो इन्होंने किया ही किया है। तो ऋतुओं का वर्णन है, बिल्कुल पूरा अच्छे से इन्होंने, ये बिल्कुल हर चीज़ में बहुज्ञ थे। और इसकी जानकारी, इसकी जो जानकारी है वो हमें बिहार से मिलती है। फिर है बिहारी किस राजा के दरबार में रहे। तो बिहारी है वो जयपुर महाराजा थे, नरेश जयसिंह के दरबार में रहे। ठीक है, मिर्जा राजा जो जयसिंह थे उनके ये दरबारी कवि थे। फिर है बिहारी सत्सई का पहला दोहा कौन सा था। तो बिहारी सत्सई का जो पहला, जब बिहारी सत्सई आरंभ होती है तो इन्होंने मंगलाचार के तौर पर इन्होंने राधा और कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, उनकी स्तुति करने के लिए दोहा लिखा है। और वो बहुत प्यारा दोहा है। मेरी बहु बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे श्यामु हरित दुति होई। ये है। तो इस फिर अगला प्रश्न है हमारा, बिहारी की प्रसिद्धि के कोई 3 कारण बताइए। तो बिहारी रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ महाकवि है और इन्होंने एक ही रचना लिखी है और एक ही रचना में ये इतने प्रसिद्ध हो गए हैं। तो ये भी एक इनकी विशेषता है। दूसरे, बिहारी ने अपने दोहों में सामासिकता से अर्थ गांभीर्य भर दिया, यानी इन्होंने गागर में सागर भरा है। इन्होंने छोटे छोटे दोहों में बहुत गंभीर सार को, बहुत गंभीर अर्थ को प्रकट किया है। इस कारण से इनका जो साहित्य है वो गागर में सागर बनने वाला है। फिर तीसरी इसकी विशेषता है, बिहारी के दोहे रसिक हृदय लोगों को आकृष्ट करते रहे हैं। ठीक है। फिर है बिहारी रीतिकाल के किस धारा के कवि है और क्यों। तो बिहारी रीतिकाल की रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि है क्योंकि इन्होंने न तो कोई लक्षण ग्रंथ की रचना की है, न ही अपनी सत्सई में स्वाभाविक रीति तत्वों की उपेक्षा की है। ठीक है। तो ना तो इन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखे हैं, और अगर इनके सत्सई में कोई रीति से संबंधित कोई तत्व आ गए हैं तो उनकी उपेक्षा इन्होंने नहीं की है, बल्कि उनको स्वीकार किया है। तो अगला जो प्रश्न है, बिहारी के काव्य में प्रयुक्त प्रमुख 2 छंदों के नाम बताइए। तो इनके काव्य में प्रयुक्त 2 छंद है। तो इन्होंने वैसे तो दोहा छंद है उसी का प्रयोग किया है। दूसरा सोरठा है। तो सोरठा बहुत न्यून है, या कहें न के बराबर है, दोहा ही आएगा, मगर 2 पूछे तो आप सोरठा भी लिख सकते हो। ठीक है। फिर अगला है, नहीं परागु नहीं मधुर मधु नहीं विकासु ई काल। इस पंक्ति में कवि किस राजा को क्या सीख दे रहे हैं। तो इस पंक्ति के माध्यम से, यह इसमें अन्योक्ति अलंकार है, अन्योक्ति के माध्यम से बिहारी ने जो राजा, इनके जो आश्रयदाता राजा थे जयपुर के नरेश, मिर्जा राजा जो जयसिंह थे, उनको इन्होंने सीख दी है। क्योंकि वो उनका जो नया नया विवाह हुआ था तो अपनी नोडा जो विवाहिता रानी थी उसके प्रेम पास में इतने फंसे हुए थे कि इन्होंने राजकाज में ध्यान देना ही बंद कर दिया था। और ऐसी स्थिति में बिहारी है, उन्होंने उनको चेतावनी इस दोहे के माध्यम से समझाया और फिर उनको ज्ञान दिया, उनको सीख दी और वे समझ भी गए। इस पंक्ति में कवि ने राजा जयसिंह को नवोडा पत्नी के प्रेम पास में न पड़ने की सीख दी है। फिर है, नहीं परागु नहीं मधुर मधु नहीं विकासु ही काल। इस दोहे में मुख्यतः कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ। तो अभी मैं बता चुकी हूँ, क्योंकि इसमें जो शब्दों के माध्यम से जो प्रस्तुत अर्थ है वह इसका अर्थ न होकर जो अप्रस्तुत अर्थ है वो अर्थ है इसका, तो इसमें अन्योक्ति अलंकार हो जाएगा। तो अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग यहाँ पर सुंदर रूप से हुआ है। फिर है देव, अगला जो पॉइंट है हमारा बिहारी के बाद में अगला जो कवि है वो है देव। देव का पूरा नाम बताते हुए उनकी काव्य रचनाओं के नाम बताइए। तो देव का पूरा नाम देवदत्त था, बिल्कुल देवदत्त था। इनकी प्रमुख रचनाओं में भाव विलास, अष्टयाम, रामग्र रत्नाकर, जाति विलास, रस विलास, काव्य रसायन, राधिका विलास, नीति शतक, नक्षिक, प्रेम दर्शन आदि है। ठीक है। तो इसमें 2-4 इतने याद नहीं होते, 2-4 नाम तो आप याद रखने, भाव विलास
महत्वपूर्ण रचना है, काफ़ी फेमस है। अष्टयाम फेमस है, जाति विलास है। जाति विलास में विविध जाति की जो महिलाएं हैं, नारियां हैं, उनके सौंदर्य का वर्णन किया गया है। रस विलास है, काव्य रसायन है, राधिका विलास है, नीति शतक है। नक्श इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है इनकी, तो ये रचनाएं इंपॉर्टेंट है, तो इनका नाम आप याद रखेंगे, क्योंकि 4-5 तो याद होने ही चाहिए। फिर है देव के काव्य में निरूपित प्रमुख वर्ण्य विषय है। तो देव के काव्य में विषयगत विविधता मिलती है, बहुत सारे विषयों पर इन्होंने काव्य लिखा है। तो इन्होंने नायिका भेद, नक्षिक वर्णन, रस अलंकार, शब्द शक्ति, नीति दर्शन, काव्य आदि का निरूपण किया है। फिर अगला प्रश्न है, देव के काव्य के संबंध में आचार्य शुक्ल ने क्या कहा है, बताइए। देव के काव्य के संबंध में शुक्ल जी ने लिखा है कि इनका सा अर्थ सौष्ठव और नवोन्मेष विरले ही कवियों में मिलता है। ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहकर इनकी बुरी प्रशंसा की है। तो इनका सा अर्थ सौष्ठव और नवोन्मेष विरले ही कवियों ने, बहुत कम कवियों में मिलता है जितना अच्छा इन्होंने अपने काव्य में निरूपित किया है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, जरहरी झीनी बूंद है परती मानो, इस पंक्ति में वर्ण्य विषय का निरूपण कीजिए। तो ये आपके जो छंद दे रखे हैं उनसे लिया गया है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में सावन महीने की ऋतु की प्रकृति का समयक निरूपण किया गया है, क्योंकि इस सावन में बरसात की छोटी छोटी झीनी बूंदें हैं वो गिरती है, ठीक है, तो उनका वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो श्रावण महीने की जो ऋतु है उसका वर्णन है, श्रावण मास की जो वर्षा ऋतु है उसका वर्णन किया गया है। देव के अनुसार ईश्वर की प्राप्ति कैसे की जा सकती है, बताइए। तो देव के अनुसार ईश्वर की प्राप्ति प्रतीति अर्थात अनुभूति करके की जा सकती है। ये आपके जो छंद दे रखे हैं, आपके जो पद्यांश दे रखे हैं सिलेबस में, उनके अकॉर्डिंग है, उनसे लिया गया है। चलो झूलेबे को आज, यह कथन किसका है और किससे कहा गया है। तो यह कथन नायक का है, और ये नायिका से झूला झूलने को चलने के लिए कहा गया है, तो बिल्कुल हो जाएगा। अगला है, आँख खोली देखो तो न घन है न घनश्याम, घन और घनश्याम कहाँ चले गए। तो नायिका ने स्वप्न में नायक श्री कृष्ण को देखा और उसे झूलने चलने को बुला रहे थे, लेकिन नींद टूट जाने से सपना भी समाप्त हो गया और कृष्ण है वो भी ओझल हो गए। तो बात यह है कि नायिका है उसको नींद आ रही थी, वो सो रही थी, और नींद में उसके सपने में श्री कृष्ण आते हैं और वो कहते हैं चलो झूला झूलने के लिए चलते हैं। और दोनों झूला झूलने के लिए जाने वाले ही थे क्योंकि कृष्ण को बुला रहे थे, तभी वो उठने लगी, झूला झूलने के लिए चलने के लिए नायिका उठने लगी, और जब वो उठने लगी तो इस प्रयास में उसकी नींद टूट जाती है, और इस वजह से ना तो वो झूला झूल पाती है, ना तो वो बादल होते हैं कहीं पर, ना घनश्याम वहाँ पर होते हैं, श्री कृष्ण होते हैं, दोनों ही ओझल हो जाते हैं और नायिका दुखी हो जाती है। फिर है, यदि नायिका का सपना सच हो जाता तो उसकी क्या स्थिति होती, कल्पना के आधार पर बताइए। यदि नायिका का सपना पूरा हो जाता तो नायक के साथ झूले पर झूलने का सुअवसर मिल जाता, इससे नायिका के मन की शाद पूरी हो जाती, यानी उसके मन की जो इच्छा थी वो पूरी हो जाती और वह अत्यंत आनंद का अनुभव करती। साथ ही वह अपने आप को अन्य सहेलियों से अधिक भाग्यशाली मानती। कवि देव ने संकेत से इस भाव को स्वप्न के माध्यम से व्यक्त कर दिया। तो यानी ये पूरा छंद के अकॉर्डिंग हमें समझ लेंगे। फिर अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है, हमारा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है, देव को पेड़ पत्ते सुमन किस रूप में दिखाई पड़ते हैं। तो हम पढ़ चुके हैं, यहाँ पर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया था कवि ने। तो देव कवि को लगता है कि पेड़ और उसकी डालें बसंत रूपी शिशु के सोने के लिए पालना है, और सुमन यदि उसके लिए कामदार झंगुला है, यानी जो पुष्प है वो पुष्प क्या है, उस वसंत रूपी शिशु का झिंगुला है या उसके वस्त्र है। तो पत्ते मानो उसके लिए कोमल बिछोना हो,
और जो पत्ते हैं वो बिछोना बन गए। तो यहाँ पर उस पूरे छंद जो छंद था उसमें मानवीकरण अलंकार का प्रयोग देव ने सुंदर रूप से किया था। तो आप उसकी व्याख्या में भी इसको देख सकते हो। ठीक है। और फिर अगला जो प्रश्न है हमारा, लताओं को देखकर देव किन्हीं क्या कल्पना करता है, यानी कि लताओं को देखकर देव क्या क्या कल्पना करता है, ये इस प्रकार से हो जाएगा। देखेंगे, देव कवि ऊंची ऊंची लताओं को देखकर कल्पना करता है कि मानो ये नायिका की जरीदार और फूलदार साड़ी है जिन्हें उसने अपने सिर पर ओढ़ रखा है। ये कल्पना कवि करता है और ये भी हमारा सिलेबस में जो पद दे रखे उनके जो पद्यांश दे रखे उनके अकॉर्डिंग है। तो इस प्रकार से हमने आज की क्लास में फर्स्ट और सेकंड यूनिट के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर ली है और उम्मीद है ये आपके एग्ज़ाम में आएंगे और आपकी बहुत सहायता करेंगे। इसी के साथ में नमस्कार।